हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने एक रणनीति है, क्योंकि रण क्षेत्र में जा रहे हैं। परीक्षा एक रण क्षेत्र है, अपने आप में एक परीक्षा हॉल और परीक्षा अपने आप में रण क्षेत्र है, तो हमारे पास रणनीति होनी चाहिए। ये रणनीति किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, सबके लिए सामान्य बातें होंगी। और लेवल 1 के लिए मैंने कुछ चीजें, लेवल 1 के लिए टाइम टेबल कैसे वो शेड्यूल बना के उनको हर टॉपिक का मैंने पहले ही बता दिया था कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं पिछले सभी रीट के पेपरों में। तो उसको आप जरूर देखें। विषय का और लैंग्वेज का सब कुछ उसमें बताया हुआ था। आज वैसी ही योजना एक इसमें टाइम टेबल जो होगा वो लेवल सेकंड वालों के लिए होगा, लेवल सेकंड। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं शुरू शुरू में हम अपने जो जिक्र करेंगे वो जिक्र करेंगे इन बातों का, जो हर हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी उसमें मोटिवेशनल चीजें जो आप से शेयर की जाएंगी। पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, सामग्री, छोटे छोटे टारगेट, कितने घंटे पढ़ना है, पिछले पेपरों का किस तरह से आप मूल्यांकन, टेस्ट ऑफलाइन बेस्ट है या ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट है, निरंतरता, सोशल मीडिया से बचना या कैसे उसका फायदा लेना, कोचिंग ज्वाइन करें या लाइब्रेरी ज्वाइन करें। ये एक बड़ी बच्चों के सामने एक प्रश्न मार्क रहता है, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव मार्किंग के विषय में उनसे बचना या है या नहीं, परिस्थितियां और हम, इन पर बात होगी। गाइड या मूल पुस्तकें, और आपको एक टिप्स दे दूंगा कि आप खुद तय कर सकते हैं कि ये गाइड अच्छी है या नहीं, एक तरीका बताऊंगा। गणित विज्ञान वालों के लिए कुछ बात, सामाजिक विज्ञान वालों के लिए कुछ बात, और स्पेशली जिसकी मनोविज्ञान की कल एक क्लास रहेगी जिससे आपको तरीका आ जाएगा, आपको हौसला भी होगा। मैं मनोविज्ञान का वो टॉपिक करवाऊंगा आपको, तो आपको लगेगा कि हाँ, मनोविज्ञान इतनी आसान तरीके से पढ़ सकते हैं क्या। जैसे मैंने पढ़ी वो मैं बता दूंगा आपको भी, मेरे सिलेक्शन में जिस चीज का योगदान था। मूल्यांकन, एनसीएफ, ये सारा हो गया। इन पर बात करेंगे कि ये टॉपिक जो है मनोविज्ञान में, मैं आपको 10 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जिनमें हर बार प्रश्न आता है। हर वो टॉपिक आपका एक एक दो दो पेज का है, कुछ तो ऐसे हैं जिनमें 8-8 लाइनें हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें अपने इस पर जो है करेंगे। तो मनोविज्ञान की अगर बात करेंगे वो लेवल 1 वालों के लिए भी है ना। तो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो भी कर रहे हैं सबके लिए वो बातें हैं। कोचिंग लाइब्रेरी वाली हो जाएगी और एक स्ट्रेटेजी हो जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक किस तरह से हमने पढ़ना है। और अभी अपने स्टार्ट करते हैं पाठ्यक्रम। सबसे पहला काम हमारे पास क्या होना चाहिए, ये सबको ही पता है, बार बार बोला जाता है। कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, कोई आपको ऑफलाइन आप ज्वाइन कर रखा है आपने, तो वो सारे इस पे बात करते हैं कि सबसे पहला काम आपके पास पाठ्यक्रम। सेकंड ग्रेड वालों के, वैसे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि मैं हिस्ट्री से हूं, हिस्ट्री की चीजें शुरू करवाऊंगा अभी फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए। आपके बहाने से मेरी इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। और फिर जो है बाकी सेकंड ग्रेड और इनके लिए रणनीति अलग से बताई जाएगी। फिर भी इसमें बहुत सारी चीजें आप सभी के काम की हैं, कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। पाठ्य सामग्री, अब पाठ्यक्रम हो गया आपके पास। फिर आपने कलेक्शन करना है पाठ्य सामग्री का, स्पेशली रीट वालों के लिए अभी, क्योंकि सबसे पास में अगर कोई एग्जाम है तो वो एग्जाम है लेवल 2 और लेवल 1 रीट का। और बढ़िया बात ये लगी, आज मैंने जीके वाला पेपर देखा, जो प्रश्न, जो टॉपिक हमने करवाए थे अपने जितने आर्ट एंड कल्चर के, अभी वन वाला और मैंने सालर वाला आपको करवा रहा था कि साला लवर अलवर देखते ही सालर वाला आपने टिक कर देना है, क्योंकि ऑप्शन में जिले कौन से होते हैं, जिले ऑप्शन में वो भी होते हैं उदयपुर, डूंगरपुर और वो, बस आपने अलवर देखना है। क्योंकि सबसे हाइट वाले जो 450 मीटर की हाइट पर जो सबसे ऊंचे जो सालर के पेड़, जिनसे ये लकड़ी वाले डिब्बे वगैरह बनते हैं, काफी जो कीमती वो पेड़। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे जो है ना टॉपिक अपन ने जो करवा रखे हैं, और उसमें से मैटर आया तो वो डायरेक्ट पढ़ा है, ये बढ़िया लगा, भी एक हौसला हुआ। पाठ्य सामग्री आपने अगर रीड के लिए बात करें तो आपने बड़ी गाइडों को नहीं पढ़ना। अब मूल पुस्तक ठीक है, सबसे बेस्ट है। वैसे गाइडों में जैसे मैंने उस दिन आपको लेवल 2 वालों को कहा था कि स्वाध्याय वाले, और एक कोई बिश्नोई सर हैं, उनकी मैंने आज ही देखा था 6 से 12 की वो सार संग्रह आ रहा है उनका, शायद रविंद्र बिश्नोई, पता नहीं ऐसा कोई नाम है उनका, वो मैंने पढ़ा नहीं। उनका भी कह रहे हैं कि टॉपिक वाइज उनका वो सार संग्रह होगा। स्वाध्याय का जो सार संग्रह मैंने देखा हुआ है, इसके अलावा जितने सार संग्रह आते हैं वो सार संग्रह के नाम पे उनमें बहुत सारी चीजें चिपका दी जाती है। स्वाध्याय वाली में वो था कि तो उसमें भी आपको सारी गाइड नहीं पढ़नी, एक बात का ध्यान रखना है। हमने 2024-25 की किताबों का जो उसमें सार दिया सिर्फ वो, उसमें पुरानी किताबों का भी सार है,
ठीक है, उसमें हर किताब का हर जो चैप्टर है उसका, हमारे सारे चैप्टर काम के नहीं है, तो वो तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको जैसे अगर क्लास नहीं लगाई आपने किसी ने, आप देखना मैंने वो 6 से 12 की किताबों को अपने शुरू किया है, 6ठी 7वीं कंप्लीट कर दी। अब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, मुख्य मुख्य जो तथ्य रहेंगे हर टॉपिक में, कोई 30-40 बातें मुख्य मुख्य, या 50 बातें या ज्यादा हो सकती है किसी लेंथी टॉपिक में, वो करवा दी जाएंगी। तो वो आप क्लास जरूर लगाया करो, शाम की 8 बजे जो क्लास होती है। तो उसमें भी अगर गाइड किसी ने ले ली है, नहीं ली है, ले लेना, जो जैसा आपको लगे, तो उसमें सिर्फ आधे से भी कम गाइड हमारे काम की है। लेकिन स्पेशली ऐसी कोई पतली गाइड आती नहीं, जो मेरे ध्यान में नहीं है, जो मैं आपको रेकमेंड कर दूं, तो उसको आपने जरूर देखना है भाई, कि सारी गाइड नहीं पढ़नी। अब है सबसे बेस्ट तो मूल किताबें हैं, अगर आपके पास है तो वो सबसे बेस्ट, किसी गाइड की जरूरत नहीं रहती आपको। और कुछ बच्चों के पास गाइडें मूल बुक्स नहीं है, और कुछ कहते हैं कि सर इतना टाइम नहीं सभी किताबों से काम की बातें, तभी फिर सहायक पुस्तिका के रूप में आपको गाइड बता दी जाती है। गाइड और भी आती होंगी, जैसे कलाम की पतली पतली किताबें आती है, ठीक है, अब उसमें भी मैटर मूल किताबों से हटके कुछ डाला हुआ है, लेकिन सबसे पतली बुक में अगर जिक्र करें तो वो किताबें होती है, नाथ की भी है। तो पतली किताब, अगर अब नाथ में जैसे मान लो पवन भंवरिया सर बहुत रिस्पेक्टेड है, उनकी बुक अगर आप पढ़नी चाहो तो वो तो मैटर ही बहुत ज्यादा है, रीट में इतनी बातें नहीं आती। वैदिक सभ्यता में बड़ी मुश्किल से 16-17 बातें हैं, 20 बातें हो जाएंगी ज्यादा से ज्यादा 6 से 12 की किताबों में, लेकिन वहां जब आप किसी गाइड को और पुस्तकों को पढ़ते हो तो बहुत बातें दी हुई है, जबकि 2024-25 किताबों से आना है। तो हमें फिर वो क्यों पढ़नी, हमारे पास 60 ही दिन है, 60 दिन के अकॉर्डिंग इस पर हमने बात करनी है। अब बात ये जो भी हो गई, अब आप समझ जाए कि कोई गाइड लेनी है, मूल किताबें मिले तो सबसे बेस्ट है। छोटे छोटे टारगेट इस पर बात करनी है। ये एक मैं पहले बात करूं आपके पास, जो भी आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास पिछले पेपर आपको आपके पास बुक के रूप में होने चाहिए। पीडीएफ आपके पास पड़ी है वो नहीं, फोन में पड़ा मैटर वो मैटर नहीं है, प्रिंट आपके पास होना चाहिए उसका, चाहे वो बुक हो कोई भी आई हुई हो, बहुत सारे जो है पब्लिकेशन इसकी बुक्स निकालते हैं, वो आपके पास होने चाहिए व्याख्या सहित। कितने घंटे पढ़ना, ये आप किसी से भी मत पूछना कि कितने घंटे पढ़ूं, मैं कहूं कि कम से कम आपके पास 8 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, 8 घंटे। और उसमें भी आप ये मान लो कि 7 घंटे जो पढ़ा ना, लास्ट वाले 1 घंटे में आप जो दिन में सारा पढ़ा उसका रिवीजन कर लो, वो सबसे बेस्ट है। नहीं तो 7 दिन पढ़ के दूसरा रिवीजन कर लो। वो एक छोटे छोटे आपके टारगेट होने चाहिए। जैसे आप आज वीडियो देखी, आज आप रात को एक टारगेट सेट करके सो जाएं कि मॉर्निंग में उठते या तो आप वो पेज पे लिख लो, या पेपर फट्टी में पेज डाल के अपने पास रख लो कि सुबह इतने टॉपिक पढ़ने हैं। एक ध्यान रखना, कभी भी 4-5 घंटे एक बार में बैठ के नहीं पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा एक बार 2 घंटे बैठ जाओ, नहीं तो 1.5 घंटा 1 से 2 घंटे के बीच में बैठो। उसके बाद हल्का ब्रेक, आप उठो, थोड़े से टहल लो, पानी वानी पी लो, चाय दूध जो भी आप पीते हो वो पी लो एक। और जिस इस तरह से जब आपने पढ़ा और बाद में आप वो कुछ भी कर रहे हैं आपका, उसमें आपके मन में वो मनन चलना चाहिए। ये नहीं आपने 1.5 घंटे पढ़ा, 1.5 घंटे के बाद चलो मैं रील देख लूं। अब माइंड में क्या है, देखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। आपने 1-1.5 घंटा पढ़ा, रील देख ली, अब वो पढ़ा हुआ था, क्योंकि चेतन है, चेतन अर्ध चेतन वाला पार्ट भी तो है ना माइंड का। अब जो रील देखी वो दिमाग में ज्यादा आ गई, कुछ ऐसा देख लिया कि वो दिमाग में ज्यादा, फिर वो दिमाग में बाद में आप पढ़ने बैठे वो भी आपको दिखता है, दिमाग में चलती रहती है बात। इससे अच्छा जो पढ़ा 2 महीने आगे के आप थोड़ा सा अवॉइड कर लो इन चीजों को। यूट्यूब पर भी काम की जो चीज आपको देखनी है वो देख लो, तो किसी की क्लास आपने ज्वाइन कर रखी है, ऐप में किसी का टेस्ट ज्वाइन कर रखा है, जो चीजें आपने कर रखी है उतना, उसके अलावा 2 महीने के लिए अपना आसपास का वातावरण सारा का सारा पढ़ाई का बना लो। जिस समय आप रात को बुक रख के सोएं, उसके बाद जब आप सोते हैं, दिन में जो पढ़ा दिमाग में चलते रहना चाहिए। आपको सपने भी जो है ना किताबों के आए, लोग आपको पागल कहें, ऐसा आपको करना है कि इसको पता ही नहीं चलता चाय पास में पड़ी ठंडी हो गई, खाने का पता ही नहीं। ध्यान रखना है खाने पीने का, लेकिन आपका इतना एक जुनून होना चाहिए। छोटे छोटे टारगेट का मतलब है डेली के रख लो, 2 दिनों के रख लो, ठीक है, 3 दिनों के रख लो। डेली वाले टेस्ट देने से बचना है। टेस्ट आप वो दें जो 2-3 दिन बाद या वीकली जैसा भी आपका हो। फिर लाइब्रेरी या ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट, उस पर आगे बात कर लेंगे। तो कम से कम आपका 8 घंटे, ज्यादा हो तो मैं कहता हूं वेरी बेस्ट है, क्योंकि आपके पास 60 ही दिन है, ज्यादा हो तो सबसे बेस्ट है। इससे कम पढ़ने में तो मैं क्या कहूं आपको भी।
पिछले पेपर आपके पास होने चाहिए ये, और सिलेबस पे टिक करते रहो कि ये मैंने पढ़ लिया, ये मेरा रह गया। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने टॉपिक उठाने हैं। अगर आपको समस्या आती है मूल किताबों में कि हमें पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक किस बुक में कहां, कौन सा पार्ट हमारे काम का है, तो वो जैसे चोल साम्राज्य कल मैंने आपको पढ़ाया और आप लोग कहीं बिजी होंगे, देखी नहीं तो देख लेना, उसमें कोई 30 एक बातें होंगी चोल साम्राज्य में, उतने में से ही प्रश्न आना है। नया टॉपिक जुड़ा है, प्रश्न आएगा। लास्ट में मैंने वो एक पीडीएफ लगा रखी है कि किस टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है, किससे नहीं आ रहा पिछले 4-5 सालों का। सेकंड लेवल वालों के लिए गणित की बात करें, विज्ञान की, एसएसटी की, मनोविज्ञान सबके लिए है, तो लेवल 1 वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आपके भी काम की बन गई है वीडियो। तो आप वो चोल साम्राज्य वाले पाठ का नाम तो बुक में क्या दिया है 7वीं वाले, राज्य और नगर, शायद ऐसा था, है ना, नए राज्य और नगर जो भी। लेकिन वो फिर अगर आपको दिक्कत होती है तो मेरे नंबर आपके पास हैं, आगे वो पीडीएफ पे लिखे हुए हैं 9799054186। तो फिर अगर आपको कोई समस्या आती है तो आपको बता दिया जाएगा मूल किताबों के बारे में, 9799054186। ठीक है। टेस्ट ऑफलाइन या ऑनलाइन, देखिए अगर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है या आपने रूम ले रखा है, आपके घर के आसपास कहीं टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन आपको लगता है, डेली वाली नहीं, साप्ताहिक वगैरह आप दे रहे हैं, तो ऑफलाइन अच्छी बात है, आपका अभ्यास बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आप कहीं डेली का सफर करके आपको जाना पड़ता है, वो फिर आप ऑनलाइन दे दें, लास्ट में कोई ऑफलाइन जो पूरे सब्जेक्ट के टेस्ट हो वो दे दें। ठीक है, वो आपको तय करना है। टेस्ट का अभ्यास जरूर होना चाहिए, टेस्ट जरूर होना चाहिए, एक लास्ट में एक मैराथन रिवीजन जरूर होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रख लेना है। कोचिंग जो है ना, कोचिंग ये तो 2 महीने के लिए नहीं करनी। अगर आप कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप क्लास में गए, आप वो पढ़ा रहा है, वो तो शायद 2 महीने का आपका टाइम बहुत खराब होगा, 1 घंटा सुबह तैयार होने में। ठीक है, फिर आप वहां जाएंगे, सेंटर में टाइम लगेगा, फिर आओगे, पूरा दिन निकल गया, फिर आप रिवीजन कब करेंगे? क्योंकि कोचिंग में पढ़ाने वाले ने पढ़ा दिया, वो तो अगले ने पढ़ा दिया ना, सामने वाले ने पढ़ा दिया। मान लो मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाया, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया आपको, अब पढ़ना तो आपको है ना। तो इससे आप बचें, ऑफलाइन कोचिंग के बाद रीट के बाद आप कितनी कर लें वो कोई दिक्कत नहीं। इन 60 दिनों के लिए आपको कोचिंग, अगर कोई बच्चे जा रहे हैं ना, भले ही नए हैं, तो वो शायद ठीक नहीं लगा मुझे, मेरा पर्सनल व्यू है, आप देखें। लाइब्रेरी, अगर आपने इससे अच्छा लाइब्रेरी ज्वाइन करके आप अगर पढ़ रहे हो, अब लाइब्रेरी का भी क्या सीन है, लाइब्रेरियां देखा देखी लाइब्रेरी में चले गए और आप पूरा दिन वहां बैठे हैं, नहीं, 1-1.5 घंटे बाद आप लाइब्रेरी अगर ज्वाइन की है ना, तो आपके फोन में से फेसबुक और इंस्टाग्राम ये डिलीट करके जाएं, क्योंकि वहां फ्री में नेट मिलता है, चलो पढ़ ले, अब मैं 10 मिनट ये देख लूं, वो माइंड को रिफ्रेशमेंट नहीं देना आपने, वो वाला बिल्कुल ही नहीं देना। ठीक है, गाना वाना आप सुन रहे हैं ईयरफोन लगा के, वो एक अलग आप, क्योंकि देखी हुई चीज ज्यादा घूमती है दिमाग में। आप 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा टहल लें, पानी वानी पी लें, और क्या, आंख बंद करके जितना पढ़ा हुआ है उसका थोड़ा सा उन आंकड़ों के साथ खेल लें, रिवीजन कर लें, इतना कुछ आप कर लें तो ठीक रहेगा शायद, तो ज्यादा नहीं। तो 2 महीने के लिए आप सोशल मीडिया से दूर हो जाए, कुछ ही नहीं होने वाला, कहीं नहीं मरने वाले आप, उसके बिना चल जाएगा आपका काम। ठीक है, तो सोना बाबू जो जो भी है, तो एक बार 2 महीने के लिए ना, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपने ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर। आपके घर वालों को, आपसे जुड़े हुए हर शख्सियत को यह लगे कि हाँ, आप कहीं 10 मिनट, मैं जब तैयारी कर रहा था सिलेक्शन से पहले की बात, मुझे ये लगता था मैंने किताब परचेज करने के लिए जाना है, तो यूं हाथों पे लिख के लेके जाता था मैं, हाथों पे लिख के, मुझे पता था किताब लाने में समय लगेगा, फोन में रखता ही नहीं था, मेरे पास था ही नहीं, जॉब लगने के बाद फोन लाया हूं। आज की जरूरत है, होना भी चाहिए, कुछ चीजें हमें ऑनलाइन मटेरियल मिल जाता है, ठीक है, और मैं वहां पर आंकड़े पढ़ता जाता था आके, और वो मुझे समय का भी सदुपयोग हो गया। और मैं, हालांकि कुछ लोगों को ये लगेगा कि सारा दिन पढ़ाई की पढ़ाई, बात पागल हो जाएंगे, अरे पागल आपको कहें तो सही लोग, जिस दिन आपको कह दिए कि पागल है, उस दिन आपका कुछ हो जाएगा। हाँ, एक तो पढ़ाई को सारा दिन आपके दिमाग में चलती रहने, आंकड़े रिवीजन के तौर पर, एक वो, और एक सारा दिन सोचते रहो मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरा तो पेपर ही पास नहीं होगा, मेरे तो ये इतना पढ़ने वाला है, वो चीजें आपको खराब करती है। क्योंकि सबसे पहले आती है टेंशन, फिर टेंशन का अगला पार्ट है स्ट्रेस, और स्ट्रेस से अगला पार्ट है डिप्रेशन।
विशेष रूप से हमारी जो बहनें होती हैं, घर का काम वाम भी होता है, जो मैरिड हैं बच्चों को भी संभालना है, या अनमैरिड है जो लड़कियां थोड़ा सा लोड ज्यादा लेती हैं, फ्रेशर लड़के भी लोड ले जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कई बार ये होता है कि एक आध दिन हमारे घर में कोई दिक्कत, कोई ट्रेजेडी या कोई फंक्शन है, कुछ भी खराब हो गया, आगे वाला दिन ये सोच के खराब कर देते हैं, अरे मेरे तो एक दिन क्यों, मेरे तो 2 दिन खराब हो गए, हुण मेरा की होगा। नहीं, जो गया उसको नहीं सोचना, आगे की छोटे छोटे टारगेट इसलिए मैंने रखा कि आपके पास एक 10 दिन का टारगेट भी होना चाहिए कि इतने 10 दिन में मैंने ये कर देना है। फिर आपको टाइम लगेगा 2 घंटे लगा के उसकी योजना बना लो। छोटे छोटे टॉपिक मैंने जैसे अभी मनोविज्ञान में मैं आपको 8-10 की यहां से आते ही आते हैं, तो वो पढ़ लो। लेंथी है नए बच्चों के लिए, थोड़ा सा नई बात है तो आप एक बार उसको अवॉइड कर सकते हैं। आसान आसान चीजें तो ना आप कवर कर लो। नेगेटिव मार्किंग जो है, रीट की बात आए तो रीट में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। 5वां ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा अनुत्तरित प्रश्न, तो वो अगर आप मान लो 150 में से 130 कराए, 20 आपको आते नहीं, आपने छोड़ दिए, वो तो बात फिर आपका वो कटने वाला और वो प्रक्रिया है। जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो 150 के 150 गोले भर के आने आपने, बात ही खत्म, ज्यादा सोचना नहीं है। 150 प्रश्न है ना, वो भर के आने आपको। पेपर से पहले टिप्स आपको थोड़ी सी दे दूंगा पेपर हल करने की, उसके अलावा डेली वाली क्लास जरूर देखा करना आप, जो मैं शाम को पढ़ाता हूं। प्ले लिस्ट बनी हुई है लेवल 2 एसएसटी, लेवल 1 के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। हर क्लास की पीडीएफ जो है संतवीर सर टेलीग्राम पे मिल जाती है। निःशुल्क काम कर रहा हूं सारा का सारा रीट वालों के लिए, क्योंकि मुझे यह है कि बड़ी गाइडों में नए बच्चे बड़े फंस रहे हैं, बड़ी गाइड पोथियां पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, नहीं है। हर टॉपिक में बहुत ही कम मटेरियल है, बहुत ही कम मटेरियल। तो लेवल 1 वाले तो जो पीछे क्लास बनाई है 60 दिनों की रणनीति, वो सिर्फ लेवल 1 के लिए, उसको जरूर देख ले। परिस्थिति हम इसमें निरंतरता, रिवीजन और निरंतरता बहुत जरूरी है। कुछ भी, अब एक बात आई थी, परिस्थितियां और हम, सरकमस्टांसेस सभी की एक जैसी नहीं होती। परिस्थितियों की, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जो मुझे जानते हैं स्टूडेंट्स, उनको मेरी परिस्थिति का पता है। और जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी को यह लगता है ना वास्तव में कि मेरे तो बहुत ही परिस्थिति खराब है, मैं पढ़ नहीं सकता, इस नंबर से मुझे संपर्क करना। मैं दावा करता हूं मेरे से गई गुजरी परिस्थिति में आप नहीं पढ़े होंगे। बिल्कुल, हमें हर हालत में पढ़ना है। परिस्थिति अपनी जगह है, परिस्थिति अपनी जगह, हमें तो पढ़ना है ना। पेपर पास करना है तो कोई एक्सक्यूज तो हो ही नहीं सकता, पढ़ना है। किसी भी तरह मैनेज करो, आप कितने भी थके हो, आपको ये लगना चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो जाए, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मुझे करना है, बस बात खत्म। तो परिस्थिति वाली बात तो नहीं है, क्योंकि आपको रूटीन रखना है, निरंतरता रखनी है आपको, इससे बचना है, इससे बचना है 2 महीने के लिए। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और इन पे जो आने वाले प्रश्न होते हैं ना, वो पेपरों में कुछ लोग जैसे मेरे जैसे बना के भेज देते हैं। एक तो मान लो कि कोई क्लास में पढ़ाया मटेरियल आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे साझा किया जाता है, शेयर की इसका प्रिंट निकाल लें, उसका भी फोन में कोई फायदा नहीं है, उसका आपके पास प्रिंट है तो ही बेनिफिट है। इससे बच जाओ। 60 दिन आप एकदम, आप और आपका टारगेट। रीट को जिनका पास नहीं है बिल्कुल हल्के में मत लें, जिनका पेपर पास है रीट का वो मत दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब पढ़े हो नहीं इतने समय से, एकदम से सीधा रीट देने चले गए, नंबर थोड़े से कम आ गए, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, हौसला डाउन हो जाएगा कि ओले मेरे तो नंबर ही नहीं आए। होण बिल्कुल ही नहीं। अगर आपका पास है, आजीवन है, वो भी वैल्यू है। हाँ, आपने अपने ज्ञान को चेक करने के लिए पेपर देना तो बिल्कुल आप दे, बात क्लियर होगी। जिनका रीट पास नहीं है वो इसको एक टारगेट बनाए कि इसमें मैंने नंबर रखने हैं, 100 से ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने हैं, क्योंकि इसमें आए नंबर आपका आत्मविश्वास बनाएंगे, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उस के दम पर आपको ये लगेगा कि इसमें मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए 60 दिन में, 70 दिन में, अब मैं 3rd ग्रेड टीचर तो बन जाऊंगा, बन जाऊंगी, 2nd ग्रेड तो बनना तय ही है। तो ये चीजें छोटी छोटी है ना, अंदर का जो कॉन्फिडेंस है। मोटिवेशन बाहर की वस्तु नहीं है, मैंने कुछ आपको बोल दिया और आप चार्ज हो गए, 2 दिनों की बात है। मैं किसी एक दिन 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड वालों को स्ट्रेटेजी बनाऊंगा ना, उसमें मेरी रणनीति बताऊंगा। मैंने संस्था सेंटर ज्वाइन किया, मान लो आश्रम में पढ़ता, 8 महीने तक मेरी कोई रैंक नहीं थी। मैंने शेड्यूल जरूर लिया, मैंने किताबें भी उनकी बताई हुई नहीं पढ़ी, मैं अपने तरीके से पढ़ा। मान लो 5 टॉपिक दिए, मैं डेली के 3 पढ़ सकता था, मैंने 3 पढ़े। रैंक मेरी बहुत नीचे आती थी,
8 महीने तक मुझे ये था कि मैंने टेस्ट के लिए नहीं पढ़ना, मैंने मेरे लिए पढ़ना है। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इतने टॉपिक क्लियर हो गए। और जब टॉपिक मुझे पता था कि 5 में से 3 है, अब 3 में अगर मेरा कुछ गलत होता है तो आके मैं उसको देखता था। फिर यूं होने लगा कि हाँ, इतने टॉपिक्स जो हैं वो मेरे अच्छे से याद है। और जब फिर पूरे सिलेबस के 8 महीने बाद पेपर होने लगे, एक बड़े समय के बाद, तब टॉप 5 टॉप 10 में रहती थी। तो वो एक आपके पास सब्र होना चाहिए, एक पेशेंस होना चाहिए, हड़बड़ाहट बिल्कुल ही नहीं कि हाँ पढ़ना है, आपके पास बुक, आपकी किताबें, आपका सिलेबस, आप हो, फोन दूर रख दो और लग जाओ, शुरू हो जाओ। घंटा 2 घंटे पढ़ने के बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूट्यूबर से, किसी से जुड़े हुए हैं, अब उनकी चीजें देख लो, वो जरूर देखो। अगर आपको चेक करना है ना अच्छी गाइड कौन सी है, क्या कुछ है, किसी वो आप एक मूल किताब ले लो 6ठी 7वीं 8वीं की, अब वो देख लो कि किसने उसका जो सार निकाला हुआ है। अगर तो उसने जरूरत से ज्यादा चीजें लिखी है तो मतलब आपके काम की नहीं है। कम में एक आधी 2 लाइनें छूट गई तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 100% तो हमें करना नहीं। और मुख्य मुख्य अगर चीजें दे दी तो वो बेस्ट है गाइड, वो गाइड का चुनाव आप इस तरह से कर सकते हैं। ये सारी बातें हो गई है इस पर, गाइड मूल पुस्तकें। अब अपने आपकी स्ट्रेटेजी आ जाएगी, रणनीति आपकी खुद कैसे चेक करनी है मैंने बता दिया। उसके आधार पर सबसे बेस्ट तो यही होती है 6 से 12। लेवल 1 वालों के लिए तीसरी क्लास से शुरू हो जाते हैं। और देखो अपन ने दुर्ग वगैरह, चित्रकला और ये किए हुए हैं ना, कला वगैरह, मैंने 4ठी 5वीं किताबों में इनके टॉपिक देखे। हमने भी वो चीज नहीं की जो इन किताबों में है। अब दोबारा से लेवल 1 वालों के लिए ना उसका मटेरियल निकाल के लगभग जो है ना टॉपिक आपको जो है मुख्य मुख्य करवाऊंगा ही मैं, बस वो उतना उतना आप पढ़ लेना। गणित विज्ञान, वो मथुरिया जी की बुक है भाई, यही बताते हैं। एक शेखावत सर की बुक इसके बारे में बताई जाती है, एक शेखावत सर की बुक बताई जाती है। और फिर जो है ना 6 7 8 9 10 की किताबें गणित और विज्ञान में ना, वैसे गणित तो आप मथुरिया सर की बुक ले लें, और ये किताबें जो आपके जो चैप्टर दिए हुए हैं इनमें से अगर तथ्य पढ़ लेते हो ना, सबसे बेस्ट है, इससे बाहर आपको कुछ देखना नहीं है। ठीक है, फिर बात आ जाती है सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान आपको बता ही दिया, मूल किताबें या बिश्नोई सर की या कलाम की स्वाध्याय की जो आप एक गाइड लेते हो तो वो गाइड आप देख ले, और वो जो काम की बातें हैं सिर्फ उतनी उतनी देखनी है। काम की बातें कौन सी है आपको वीडियो में बता दिया मैंने। सिलेबस में देखो और पाठ में देखो। मनोविज्ञान पर बात करते हैं। एक शिक्षण विधियां जो है ना, ये एक मूल विषय है। मेथड, मेथड जो है ना आपके, अगर लेवल 2 की बात करें तो 15-15 तो आपके दोनों लैंग्वेज में होंगे, 30-10 होंगे एसएसटी में, 40 क्वेश्चन है इनके। तो सबसे आसान अगर होती है ना शिक्षण विधियां, मैं एसएसटी की उनके मुख्य मुख्य प्रश्नोत्तरी वो करवाऊंगा, तो शिक्षण विधियां ना आप टफ लगती होंगी, लेकिन सबसे आसान काम ही शिक्षण विधियां है, उनको जरूर देखना। लैंग्वेज में भी, अब व्याकरण लैंग्वेज फर्स्ट में बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन मैंने लेवल 1 वालों को हिंदी, अब लेवल 2 वालों को हिंदी के लिए लेवल 1 वाली क्लास में वो जाके जहां मैंने हिंदी बताई हुई है ना, मैंने हिंदी के पिछले 4-5 सालों में रीट में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, ग्रामर के या शिक्षण विधियों के, तो बताया हुआ है। शिक्षण विधियों 3 टॉपिक तो ऐसे हैं जिनमें 4-4 5-5 कम से कम प्रश्न आ ही रहे हैं, तो वो 3 आप अच्छे से कर लेना, आपको 12 प्रश्न 13 प्रश्न वहीं से मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं मनोविज्ञान में। देखो मनोविज्ञान में ना एक आपके जो मूल्यांकन टॉपिक है, ये वाला, ये हर विषय में आपको काम देता है, विधियों में भी काम देता है, इसको अच्छे से कर ले, इसमें प्रश्न पक्का ही रहता है। एनसीईआरटी ये 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, एक पाठ्यक्रम होता है, एक पाठ्यचर्या होती है। पाठ्यचर्या जो होती है सिलेबस के अलावा आसपास के जितने भी तौर तरीके जो होते हैं, विद्यालय में गतिविधियां करवाई जाती हैं, वो सारा पाठ्यचर्या का हिस्सा है। मैं इसकी ट्रेनिंग देता रहता हूं, तो ये चीज मैं आपको करवाऊंगा। आरटी 2009 का एक्ट करवाया जाएगा। अधिगम क्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब लर्निंग डिसेबिलिटी में बातें कितनी है, 6, हर बार एक प्रश्न आता है, लो 6 बातें पढ़नी है और एक प्रश्न आएगा, तो ये पक्का कर लो ना। और एक अधिगम के जो विकास के और अधिगम के जो सिद्धांत है उसमें हम पढ़ते हैं, जो विकास में पढ़ते हैं, जो 2-3 व्यक्तित्व की बात करूंगा मैं। एक तो हम कोहलबर,
कोहलबर्ग, ये मैं आपको करवाऊंगा। जो मुख्य मुख्य टॉपिक है ना साइको के, जहां से प्रश्न फिक्स आता है, वो मैं जुगाड़ लगा के कि ऐसा प्रश्न हो ऐसा उत्तर, और समझाऊंगा भी। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती बात कि यहां से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरह से उत्तर होता है, मैंने जो मनोविज्ञान पे काम किया है उसकी बात करूं। इसने कोहलबर्ग ने इंग्लिश में, और एक बात है, मैंने इनकी थ्योरियां, वैसे इंग्लिश वीक है लेकिन मैंने अगर प्याजे को पढ़ा तो मैंने ऑपरेशनल थ्योरी के नाम से पढ़ा, कोहलबर्ग को पढ़ा तो मैंने कन्वेंशनल थ्योरी पढ़ी, पावलव पढ़ते हो शास्त्रीय अनुबंधन पता नहीं कितने नाम है, लेकिन वो क्लासिकल थ्योरी है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, कन्वेंशनल थ्योरी, जिसमें हम पढ़ते हैं एक लेवल होते हैं, एक मतलब स्टेज, अवस्थाएं 6 होती है, 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल और 6 स्टेज, ऐसा कुछ वो। और एक बंदा है प्याजे, 4 वो जो अवस्थाएं बताता है, सेंसरी मोटोर स्टेज, प्री ऑपरेशनल थ्योरी, ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल थ्योरी और फॉर्मल ऑपरेशनल थ्योरी। इंग्लिश में मैंने इनके याद रखे हुए थे, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और ऐसे करके। ये नेक्स्ट टॉपिक अपने जो है ना, इनमें से कोई आपको पढ़ाएंगे, मैं आज उसका मटेरियल तैयार कर लूंगा अच्छे से, चित्र वगैरह बना के, गाय भैंस तोगड़ती पहाड़िया कट्टी बच्ची सब बना के बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाया जाएगा आपको। फिर ये आ गया, एक बंदा है व्यागोत्स्की, फिक्स है। अब इसके बारे में बातें कितनी है, व्यागोत्स्की के बारे में 8 ही बातें हैं, और एक बात आती है, सामाजिक सांस्कृतिक, बच्चा पढ़ रहा है, टीचर उनका सहयोग कर रहा है, वो व्यागोत्स्की वाली बात आ जाती है। फिर जेडपीडी सिद्धांत आ जाता है, पाड या सहारा देना उसकी बात आ जाती है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात आ जाती है। इनमें ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा है नहीं, तो वो जितना अंतर है मैं ये एक बार इनको अलग अलग से करवा के फिर वो तुलनात्मक रूप से, और जो इनमें से एक टॉपिक करवाएंगे तो उसके साथ में लर्निंग डिसेबिलिटी फ्री में वो 6 बातें जो है ना साथ में ऐड कर दूंगा। बड़ा मैटर नहीं, नॉर्मल नॉर्मल जो बातें आपको समझा दूंगा, फिर मटेरियल कम दूंगा। ये चीजें आपको अभी अपने सामाजिक की बातों पे आएंगे। अच्छा ठीक है, तो अब इन लोगों को साथ में आपने पढ़ना है, प्याजे को, कोहलबर्ग को, व्यागोत्स्की को, और इनकी बात आ गई, लर्निंग डिसेबिलिटी आ गई, एनसीएफ 2005, आरटी एक्ट 2009 आ गया, अधिगम अक्षमता वाली बात होगी, और थोड़े से इनके सिद्धांत वगैरह आ गए, और मूल्यांकन आ गया। इन पे हमने पढ़ना ही पढ़ना है। अब अगर इसकी बात मैं करूं, देखो राजस्थान वाले पार्ट में एग्जामिनर अभी तक ना बड़ा कम गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, आप सुन लेना। पहली जो यूनिट है सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगता है जाना, तो वो 2 प्रश्न पूछ लेता है, एक बार 2 माने, ठीक है, नहीं तो एक तो कम से कम है ही, लेकिन ज्यादातर अक्सर ऐसा हुआ है कि 2 की तरफ इशारा गया है। वैदिक सभ्यता में अगर उधर 1 है तो इधर 2, इनमें से ना 3 या 4 प्रश्न आते हैं दोनों में, 1 मान लो या 2 मान लो। वैदिक सभ्यता में बातें कितनी बताई मैं, 20 से ज्यादा है नहीं, 15, 17, 18 बातें हैं इतनी, और उसमें भी ज्यादातर उपनिषद के बारे में दिया हुआ है, और थोड़ी थोड़ी बातें जो दी गई है, इतनी बातें भी है नहीं, तो उनमें से ही आता है फिक्स। जैन व बौद्ध धर्म, जैन बौद्ध धर्म से संबंधित 2 प्रश्न। अब एक तो ये दिया हुआ है 6ठी क्लास में, 6ठी क्लास में तो संवाद दिए हुए हैं ज्यादा, और कौन से, ये मैंने बुक का सार जो पढ़ाया हुआ है आपको, इसके ऑब्जेक्टिव जितने बनते हैं 6ठी क्लास की बुक में 4 वीडियो बनी है, अच्छे से देख लो, प्रश्न बाहर नहीं रहेगा। अब कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में, महावीर स्वामी के उपदेश किस भाषा में, इनसे संबंधित कोई ग्रंथों के नाम। फिर जो जब हम 12th क्लास पढ़ते हैं तब थोड़ा सा इनका ना थोड़ा सा इस धर्म के बारे में और बातें हमें मिल जाती हैं, तो 2 प्रश्न जो है आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि 12वीं में थोड़ा सा इसमें मैटर ज्यादा है। महाजनपद काल पे 1 प्रश्न, फिर आप देखो मौर्य काल, मौर्य काल वैसे बहुत लेंथी है, किसी गाइड के चक्कर में, किसी कोचिंग के नोट्स के चक्कर में मत पड़ जाना। मौर्य काल में बहुत ही कम बातें दी हुई है, हम जब एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, एक कम से कम हो सकता है 2, इधर जब आगे पीछे हो जाता है ना प्रश्न, मान लो इधर 1 हो गया तो इधर 2 हो जाएंगे, या इधर 1 हो गया इधर 2, ऐसे थोड़ा सा करते हैं। गुप्त साम्राज्य, इस पर गुप्त वाले से ज्यादा प्रश्न पूछता है मौर्य की बजाय एग्जामिनर, और गुप्तोत्तर काल में
आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ऐसा पिछले आंकड़े बताते हैं, यानी कि 1 या 0 एग्जामिनर का मन है। 2 1 3 2 5। अब देखो जैसे मान लो इधर 1 1 पूछ लिया, इसमें से किसी में बढ़ा देगा, तो ज्यादा गुप्त वाले पे सिंधु और वैदिक। सिंधु वैदिक में तो देखो, वैदिक में तो बातें ही बहुत कम है, सिंधु तो फिर 12वीं की बुक में बहुत दिया हुआ है सिंधु के बारे में। तो भाई राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, अर्थव्यवस्था, ये नया टॉपिक जुड़ा है, इसमें टॉपिक लेंथी है जो है ना, नया टॉपिक जो है इधर आएगा, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था वाला है ना, वही है ये। तो उसमें जो है टॉपिक लेंथी है, तो प्रश्न कितना आएगा, 1 प्रश्न आएगा। सॉरी, ये इसमें नहीं है, वो नीचे आएगा भाई। इन सब की बातें हैं कि इनके काल का इतिहास है, प्रशासन है, अर्थव्यवस्था, साहित्य, स्थापत्य, ये भारतीय संस्कृति के प्रति जो फोन आ रहे हैं बार बार, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान। अब भारत, ये जो है, ये जो टॉपिक है अभी आपका वृहत्तर भारत। अब वृहत्तर भारत में एग्जामिनर 1 या 0 तक रहता है, उधर की बदौलत है। अब देखिए 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी का जो भारत है ना, सबसे वृहद बातें इसमें बन जाती है। इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पाल, प्रतिहार, थोड़ा सा चौहानों के बारे में। हालांकि बातें तो कम कम है। मैंने वो जो एसएसटी की बुक में पाठ नंबर जो राज्य नगर वाला है, उसमें ये सारे क्लियर हो जाते हैं, और वो आपको मिलेंगे लाइव वाली क्लास में। आंकड़े तो इनमें कम ही है, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, 600 से 1000 के बीच में, लेकिन हमें, मैंने अच्छे से उसमें बताया हुआ है कि कौन से के बाद कौन आएगा। नए बच्चों के लिए तो कंफ्यूजन वाला है कि पाल इधर है तो उस समय दक्षिण में कौन है, अच्छा राष्ट्रकूटों से पहले कौन था, बाद में कौन आए, पल्लवों के बाद पहले, ये सारी चीजें आप इसी चैनल पर लाइव वाला ऑप्शन वहां जाके देख लेना। ऊपरी ऊपर 2 वीडियो पड़ी होंगी, मुगल राजपूत संबंध की, मुगल प्रशासन की, और ये नगर, नए राज्य और नगर, ऐसा नाम लिखा होगा। फिर बात आ जाती है, यहां है वो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और स्थापत्य। अब ये ना दूसरी इकाई है, इसमें अब दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के समय की अर्थव्यवस्था और स्थापत्य कला। मैंने कुछ एक बच्चों के कहने पर, वो उन्होंने जो कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, उनके मैंने अब विरोध, मैं कोई ऐसे नहीं, जैसे चोल काल का और इनसे संबंधित मैंने वीडियो देखी, बच्चे बोले सर हम ये पढ़ रहे हैं। मैं सीधा ही कह देता हूं कहीं से पढ़ो, मेरा तो टारगेट ये है कि मैं आपके लिए मैटर लाऊं और आप पढ़ लो, जिन्होंने पढ़ना ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ना आपकी मर्जी। तो उसमें मैटर जो है ना बहुत ज्यादा करवाया जा रहा था। हमें तो ये देखना है ना कि 6 से 12 में मैटर कितना दिया हुआ है। 7वीं की बुक में मिल जाता है इसका मैटर, और इसके अलावा 12वीं की बुक में इसका मैटर, 2 किताबों में, लेकिन उसमें इतना है नहीं जितना पढ़ाया जा रहा था। तो ये थोड़ा सा 60 दिनों के लिए आपको बचना है, आगे सब्जेक्ट के अनुसार तो जितना ज्ञान प्राप्त करो कम ही कम। भक्ति सूफी मैंने आपको करवा रखा है, सिर्फ उतनी बातें पढ़ लेनी है। भक्ति सूफी में ज्यादातर जो बातें, उनको एक तो मत छोड़ना। विशिष्ट द्वैतावाद सिद्धांत किसने दिया, द्वैता, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये सारा का सारा आपको मटेरियल 7वीं वाली बुक में हमें मिलता है। ईश्वर के प्रति अनुराग पाठ दिया हुआ है, तो उसमें जो मटेरियल दिया हुआ है, जहां हमें अलवार, नैनार संत मिलते हैं। अलवारों का पवित्र ग्रंथ नलईरा दिव्य प्रबंधन था, नैनारों का तवरम था, अपार, बंदर, सुंदरार नैनो के जो थे, अंडाल अलवारों की स्त्री संत थी, और नैनारों की स्त्री भक्त कौन थी, वो सारी बातें, करई का, लम्मैयार, ये सारे नाम उसमें हमने पढ़े थे। तो वो क्लास जरूर जाके देख लेना। भक्ति सूफी, चोल साम्राज्य वाला आपको टॉपिक करवा दिया, नया जुड़ा है अभी, एक प्रश्न बिल्कुल आएगा इसमें, तो पिछली बार ही आ जाता था, क्योंकि 850 में इनकी स्थापना हो गई है, तो 1600 से 1000 जब पढ़ते हैं ना, तो इनका जिक्र आ जाता है। विद्यालय 850 में ही है। इसके अलावा राजराज प्रथम अपने 985 में राजा बनता है, तो वो इस पे प्रश्न पहले आता था। चोल वाले में 30 एक बातें काम की आपको पढ़ाई हुई है, और एक प्रश्न पक्का आ जाएगा वहां से। मुगल राजपूत संबंध में, इन बुक्स में मुगल प्रशासन में तो बातें थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती हैं। भूमि वो पढ़ लेते हैं, टैक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, मनसबदारी को पढ़ लेते हैं। अबुल फजल की किताब में इनके बारे में क्या दिया होता है,
तो एक प्रश्न आता है, लेकिन मुगल राजपूत संबंध में ज्यादा बातें है नहीं। तो ये अगर आप इससे पहले इसको प्राथमिकता देनी है आपको, इसमें मैटर कम है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फिर भी जब आप 7वीं तक पढ़ते हो तो इतना नहीं है, 12वीं में थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मैंने करवा रखा है तो उसको आप देख लेना। मध्यकालीन अर्थव्यवस्था व स्थापत्य कला, ये मैंने बता दिया, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक इस बार जुड़ा है। और भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, इस पर ना भाई 11वीं में एक बुक लगती है पतली सी, ठीक है, उसमें मैटर दिया हुआ है, एक तो वर्ड लगती है, एक और, लेकिन इसमें ना बहुत कम चांस है, एक ही बार पिछले 4-5 सालों में पूछा है, नहीं तो इसमें 0 प्रश्न पर रहा एग्जामिनर, क्योंकि हमारी 6 से 10 तक की किताबों में डायरेक्ट है नहीं, तो 11वीं 12वीं तक जा सकता है, वो 11वीं में दिया हुआ है। अगर आपने थोड़ा सा बढ़िया तैयारी कर रहे हो, देखना हो, तो 11वीं में एक बुक लगती है छोटी सी, जैसे 9वीं 10वीं में लगती है आर्ट एंड कल्चर की, उस साइज की, उसमें मिल जाता है। 1857 की क्रांति आपको इसमें 8वीं में और 12वीं में, कक्षा 8 में और कक्षा 12 में इसके बारे में खूब बातें मिल जाती हैं। तो एक बार तो पिछली बार वो पेंटिंग का पूछ लिया था ना, ये पेंटिंग किसने बनाई है, तो ये आपने अब देखना है कि इसको छोड़ना है या पढ़ना है। बच्चे काफी समय से पढ़ रहे हैं तो पढ़ो, इसमें 1 या 2 बार, 5 बार, 5 पेपर में से 1 या 2 बार पूछा गया है इसका प्रश्न। अब आपने तय करना है कि इसको कैसे, कौन सी रिस्क लेनी है। मैंने जब फर्स्ट ग्रेड वाले सिलेक्शन में मैंने एमए में जो टॉपिक लगते थे वो छोड़ दिए थे, तो रिस्क थोड़ी सी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, एग्जामिनर इस पर देखा ही नहीं, एग्जामिनर ने इसको पढ़ा ही नहीं है। पुनर्जागरण व सामाजिक सुधार, इसमें जो है डेटा आपको 8वीं में भी मिलता है, 10वीं वाली इतिहास वाली बुक में भी लास्ट में प्रार्थना समाज, संवाद कुमुदी ग्रंथ, जो एक पाठ है जिसमें वो प्रिंटिंग प्रेस वाली बातें हैं, मुद्रण एवं वो मुद्रण वाला पाठ था, उसमें 3-4 बातें दी हुई है। बाकी मूल बातें 8वीं की बुक और 12वीं की बुक में दी हुई है। ये जो हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद कौन सा, पुनर्जागरण वाला, और पुनर्जागरण वाले में से एक प्रश्न पूछा है। और देखो ये टॉपिक बहुत लेंथी है भाई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूछता है एक ही प्रश्न अब तक का रिकॉर्ड। और अगर आपके पास समय कम है, आपने एक बार छोड़ना है, तो एक बार इसको आप छोड़ सकते हैं। वैसे ना ज्यादातर इनको आप पढ़ते आए हो, ज्यादातर इसको पढ़ते हैं बच्चे, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ये लेंथी है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें 1-8 बार प्रश्न पूछा गया। फिर भारतीय संविधान का निर्माण व विशेषताएं, बहुत ही सीमित डेटा है इसके बारे में अपनी मूल किताबों में, तो इसमें 2 प्रश्न पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा। डेटा हमारे विकास जाखड़ सर तैयार कर रहे हैं पोल साइंस का, फिर आपको पढ़ाएंगे। ये राजनीति वाले टॉपिक में करवाऊंगा आपको, निश्चिंत रहे। लास्ट में मैराथन भूगोल की, आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की और पोल साइंस की रहेगी, और शिक्षण विधियों की। उद्देशिका के बारे में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए डैश 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 एतद द्वारा 26 नवंबर को, है ना, उद्देशिका में से एक प्रश्न पक्का आता है। एक तो उसका आपको याद रहना है, वो कई बार दे देता है, इनमें से कौन सा शब्द, प्रस्तावना या उद्देशिका, एक ही बात है। फिर वो गोकुल देव, केरल बनाम भारती, वो राज्य वाले जो विवाद थे उनके बारे में पूछ लेता है। मूल किताबों में बहुत ही सीमित डेटा दिया हुआ है इनका, तो उसमें मूल अधिकार जो 6 दिए हुए हैं उस पर एक प्रश्न। मूल कर्तव्य, मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। कर्तव्यों के बारे में प्रश्न बहुत कम बार पूछा गया है, तो आप वो देख लेना। वैसे मूल कर्तव्यों पर ज्यादा बातें है भी नहीं। बाल अधिकार व बाल संरक्षण, इस टॉपिक पर एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा कम ही बना है। बाल अधिकार व बाल संरक्षण पर एक प्रश्न पिछले 4 बार 5 बार से एक ही बार पूछा गया है। लोकतंत्र व निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, इस पूरे टॉपिक पर एक प्रश्न जो है रहता है, इस पर एक प्रश्न रहता है। अब ना मैं बोलता हूं तो आप, या तो सिलेबस आपके पास होता तो आप टिक कर करके लिख लेते। अब यहां बात करें अगर हम, लो, सरकार गठन व कार्य में पहला हमारे पास पॉइंट है संसद। तो संसद के बारे में 1:0 का रेशियो रहता है, मतलब
कम बार इस पे प्रश्न पूछना के चांसेस एग्जामिनर के रहे हैं, तो ज्यादा बार इसको स्किप किया है। लेकिन जो राष्ट्रपति टॉपिक है, राष्ट्रपति के बारे में कई बार दो, लेकिन एक तो पक्का ही रहा है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक प्रश्न कभी पूछ लिया गया है, नहीं तो दो पेपर में खाली भी रहा, 1-0 का रेशो रहा है। तो मतलब इन तीनों में से राष्ट्रपति को रटना है, सिर्फ मूल किताबों में से रटना है। गाइडों में तो बुक ले आओ, मेरे पास जी लक्ष्मीकांत है, मेरे पास जी राहुल चौधरी सर की बुक है, वो आप जब आगे तैयारी करोगे तब काम की है। राज्य सरकार पंचायती राज नगरीय स्वशासन, ये जो लाइन है इस पर एक प्रश्न आना है फिक्स। राज्य सरकार पंचायती राज नगरीय प्रशासन स्थानीय स्वशासन अपने आप में राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूछा हुआ है, अपने आप में थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, एक प्रश्न इसमें से आएगा। न्यायपालिका फिक्स है, ज्यादा मटेरियल न्यायपालिका में नहीं है, तो आप इसको तो पक्का रटे। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद अगर नहीं, हालांकि एक शक्तियां पावर की बात ज्यादातर किताबों में दी है, किस प्रधानमंत्री के समय क्या हुआ, ये बातें कम ही होती हैं इनमें। और इसमें जो है ना जिला प्रशासन, इस पर एग्जामिनर का ध्यान नहीं गया है, 0 पर रहा है ये बिंदु। फिर अगर हम बात करें पृथ्वी हमारा पर्यावरण, इसमें जो सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह है, और आरोही अवरोही क्रम में सबसे पास में बुध है, फिर उसके बाद कौन सा है, 3 नंबर पर पृथ्वी है, सबसे बड़ा कौन सा है सबसे नजदीक, इनमें एक प्रश्न फिक्स। छठी क्लास में जो मैटर दिया हुआ है, इसके अलावा 5वीं की बुक में भी इसका मैटर दिया हुआ है। अक्षांश देशांतर, इस पर एक प्रश्न पक्का। पृथ्वी की गतियां, वायुदाब एवं पवने, 3 टॉपिक है, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब एवं पवने, इन पर 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है। चक्रवात भूकंप, चक्रवात जो वाला पॉइंट है, इस पर जो चक्रवात प्रति चक्रवात, इस पर एग्जामिनर ने 2 बार इसको स्किप कर दिया, पूछा ही नहीं, और कई बार एक, जैसे मान लो गतियां वायुदाब पवने फिक्स है, 2 प्रश्न ही आ रहे हैं लगातार, अक्षांश देशांतर फिक्स है आ रहा है, और सौर मंडल पे फिक्स है आ रहा है। महासागरीय परिसंचरण, अच्छा महासागरीय गतियां पवने वायुदाब वाला वो हो गया। अच्छा महासागरीय परिसंचरण वो हो गया आपकी धाराएं, ठंडी धारा गर्म धारा, उस पर 2 नहीं तो 1 पक्का है भाई, फिक्स है, फिक्स है, ये टॉपिक फिक्स है धाराओं वाला। ठंडी जल धारा, गर्म जल धाराएं, ये छठी 7वीं और उनमें हमें मिल जाती हैं, वैसे छठी में तो ये 1-2 का रेशो रहा है, कई बार 2 नहीं तो 1 फिक्स है। जैसे मान लो कि अभी मैंने कुछ जैसे पर्यावरणीय समस्या व समाधान बहुत कम बार इसमें पूछा है एग्जामिनर ने, और ज्वालामुखी और भूकंप, इनमें से एक प्रश्न पूछता है। मतलब इनमें सबसे ज्यादा प्रश्न अगर किसी पर पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न पक्के गतियां वायुदाब पवनों पे। फिर उसने क्या किया, इस बार आपके नया एक टॉपिक ऐड किया गया है, वो टॉपिक है जलवायु कटिबंध के बाद अगर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये वाला जो टॉपिक नया ऐड किया गया है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो जल मंडल तो वैसे ही आप पढ़ ही रहे थे, कोई है नहीं। समस्या वाले में 1 ही बार प्रश्न पूछा है, बाकी 3 बार 4 बार स्किप किया गया है पर्यावरणीय समस्या। फिर जो है भाई राम जी भलो करे थारो, मृदा वाला टॉपिक नया ऐड हुआ है क्या इस बार, इसमें प्रश्न ही नहीं मिला, हो सकता है नया ऐड हुआ हो ना, इसमें कभी प्रश्न नहीं पूछा एग्जामिनर ने। भारत के संदर्भ में मृदा पर कोई प्रश्न नहीं, भारत के संदर्भ में उद्योग कृषि इन पर अनिवार्य नहीं, 2-3 बार स्किप। वैसे खनिज पर फिक्स है, खनिज पर एक पक्का ही पक्का आता है, कृषि फसलें और उद्योग दोनों में से एक पर ही आता है। अब आपको तय करना है कि इनको आपने कौन सा अवॉइड करना है, मैं तो वो डाटा बता रहा हूं आपको। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इसमें भी 1-0 का रेशो रहता है कि कई बार आ गया कई बार नहीं आया। लेकिन जो खनिज पर एक पक्का, जनसंख्या पर एक पक्का, जनसंख्या पर भी एक पक्का आता है। मानव संसाधन वाले में कोई उसने
ध्यान नहीं दिया एग्जामिनर ने। आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम, इस पर कोई प्रश्न नहीं आया हुआ है। फिर राजस्थान वाला पार्ट, अब राजस्थान वाले ना इधर भी कम ही ध्यान गया एग्जामिनर का, जो राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर है। भौतिक प्रदेश में एक प्रश्न पूछा है, जलवायु पे स्किप ही किया है ज्यादातर, एक बार एक प्रश्न आया है। अपवाह प्रणाली नदियों वाले में उसने एक बार पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया, 2 बार छोड़ दिया। झीलें पर फिक्स प्रश्न आ रहा है लगातार, झीलों पर। मृदा, राजस्थान के संदर्भ में मृदा पर भी प्रश्न नहीं आया, तो क्या इस बार ऐड हुआ है क्या, वो आप देख लेना। मृदा पर नहीं है। जल संरक्षण, जल संग्रहण, इस पर नहीं दिखा। कृषि फसलें, इंडिया लेवल की कृषि फसलें हैं, उन पर तो स्किप हो गया 1-2 बार, नहीं पूछा 2 बार, लेकिन राजस्थान में लगातार राजस्थान की कृषि फसलों पर प्रश्न आए हैं। भारत के खनिज को कभी स्किप नहीं किया, प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान के स्किप खनिज और ऊर्जा को स्किप किया गया है। कई बार प्रश्न पूछ लिए, 2-1 बार इनको छोड़ दिया गया है। ऊर्जा संसाधन तो लगभग खाली गया है। और राजस्थान की प्रमुख नहरें व नदी घाटी परियोजनाएं, कितना लेंथी टॉपिक है, 2 बार पूछा, 2 बार खाली छोड़ा, तो इस तरह से है। परिवहन, राजस्थान के संदर्भ में इस पर प्रश्न नहीं पूछा। उद्योग, राजस्थान के संदर्भ में ज्यादातर उद्योग पर भी खाली रहा, भारत के संदर्भ में उद्योग पर खाली रहा। जनसंख्या पर एक प्रश्न फिक्स पक्का आया है। बड़े आंकड़े नहीं पढ़ने, मूल किताबों में जितने दिए सिर्फ उतने पढ़ने हैं। पर्यटन स्थल ज्यादातर खाली गया है। वन और वन्य जीवन, राजस्थान के संदर्भ में एक प्रश्न पक्का रहा है। यानी कि राजस्थान का भूगोल संसाधन में बात करें, फिक्स पक्का प्रश्न झीलों पे आ रहा है, कृषि फसलों पे पक्का आ रहा है, वन संपदा पे पक्का आ रहा है, और जनसंख्या इन पे पक्का आ रहा है, और एक भौतिक प्रदेश, इन पे फिक्स प्रश्न आ रहा है। बाकी में आगे पीछे हो रहा है, और इधर आगे पीछे हो गया तो उधर, तो 4 टॉपिक आप देख लेना अच्छे से, यहां से प्रश्न लगातार आ रहा है। फिर बात कर लेते हैं राजस्थान के संदर्भ में प्राचीन सभ्यता एवं जनपद जो है ना भाई, मैंने जो आपको पढ़ाए हैं, अभी क्लास करवाई थी, उनके बारे में जो प्रश्न है, प्राचीन सभ्यता व जनपद, इसके बारे में 1-8 बार प्रश्न आया, बाकी स्किप गया है रीट में। और राजवंशों का इतिहास कितना लेंथी है, लेकिन 10वीं की बुक में जो दिया हुआ है ना 5-7 पेज में, उतना ही पढ़ना है, लेकिन उसमें डेटा ज्यादा है। रीट वाले क्या करें, एक प्रश्न आ रहा है लगातार, उस पे एक बार उसको स्किप कर ले, डेटा बहुत ज्यादा है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, भारत वाली 57 की क्रांति में तो 1-8 बार ही प्रश्न आया, यहां फिक्स है, पक्का आ रहा है, तो इसको एक बार आप होल्ड कर लेना। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जो बच्चे नए हैं, इस बार तैयारी शुरू की है जिन बच्चों ने, उसके लिए कह रहा हूं, बाकियों के लिए नहीं, मतलब जिन्होंने रीट पास करना है अभी। प्रजामंडल, जनजातीय, प्रजामंडल आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन, इन तीनों में से फिक्स अगर प्रश्न आता है तो किसान आंदोलन पर आता है, प्रजामंडल पर, जनजातीय आंदोलन पर 1-8 बार ही आया है, तो किसान आंदोलन पक्के रटने हैं। 57 की क्रांति में राजस्थान का योगदान नाम से चैप्टर लगता है, वो डाटा पढ़ना है, और इन दोनों को तो फिक्स पढ़ लेना। और फिर अगर बात करें एकीकरण में से पक्का आता है, एक इसको पढ़ लेना, और राजस्थान के व्यक्तित्व इसमें आता है, पक्का इसको पढ़ लेना। तो एक बार राजस्थान के राजवंश को आप होल्ड रखने लेना, लेंथी टॉपिक है, कहीं आप विद्वान बने घूम रहे हो कि राजस्थान की हिस्ट्री हमें पक्की आ रही है, कोई मतलब नहीं है। जैसे राजस्थान की भाषा एवं बोलियां मैंने टॉपिक करवाया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा साहित्य वाला पार्ट बचा हुआ है, तो इनमें से पक्का, ये तो लैंग्वेज और सब जगह दिया हुआ है, इसको तो आपको रटना ही रटना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज में भी भाषा बोलियां लगती हैं, ठीक है, तो आप ये देख लेना, इस टॉपिक से आपको पूरे पेपर में 2 प्रश्न मिलेंगे कम से कम। फिर वेशभूषा और आभूषण, ये तो मैं करवाऊंगा, आभूषण वाला तो 1 नंबर का प्रश्न इसमें एक पक्का ही आना है इस पे। फिर बात करें चित्रकला, चित्रकला आपको करवा दी भाई, पक्का रट लेना, धड़कन फिल्म वाला, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, और उसमें मैंने आपको बनाए हुए थे देवगढ़ शैली में, देव आता है और बावड़ा हो गया है, और वो
कोटा वाला प्रक्रिया और सारी ट्रिक से चित्रकला वाला तो आप भूलेंगे नहीं। राजस्थान के मेले त्योहार और लोक देवी देवता संत, दुर्ग, चित्रकला और कई टॉपिक जो है मैंने ये दुर्ग वाला हो गया, लोक संत वगैरह हो गए, भाषा साहित्य हो गए, इनको आप भूलोगे नहीं। एक बार वीडियो देख लो और उसकी पीडीएफ आपको संतवीर सर टेलीग्राम पे, और कोई ट्रिक विक आपको लेनी हो तो अभी नहीं, बाद में इंस्टाग्राम आप इंस्टॉल जब करो तो संतवीर सर वहां देख लेना एक बार। फिर बात आती है कि राजस्थान के नृत्य, लोक नाट्य, ये जो वाला पार्ट है ना, इसमें एक प्रश्न आया है, यानी कि दुर्ग वाले में एक आ रहा है, मेले आप देख सकते हैं, राजस्थान के मेले त्योहार लोक कलाएं, ये एक लेंथी टॉपिक है भाई बहुत, मेले त्योहार लोक कलाएं। हालांकि मेले और त्योहार मैंने जितना करवाया उतना रट लो, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तय है अगर आता है, लेकिन इसमें बहुत कम बार ऐसा हुआ कि प्रश्न आया है। तो ये लेंथी चीज है, राजवंशों का इतिहास लेंथी है, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें, लेकिन इस बार गवर्नमेंट की ये मंशा है कि राजस्थान वाले पार्ट की तरफ वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें जो है ना आने के चांसेस फिर बन जाते हैं। राजस्थान की हस्तकला में इन्होंने पूछा नहीं, संगीत वाद्य यंत्र में इन्होंने पूछा नहीं है, और लोक संत वगैरह वाले में इन्होंने एक बार जो है ध्यान दिया है। लोक संत मैंने पढ़ाए हुए हैं, वहां से आप लोक देवता और संत देख लेना। देवियां है नहीं कहीं, देवियों को याद करते रहो, और देवियों को 2 महीने वैसे भी आपने याद नहीं करना ना, ध्यान रख लेना। चलो, इस तरह से इसकी बात होगी। समाज शास्त्रीय मुद्दे में सामाजिक अध्ययन की संकल्पना व प्रकृति पर 2 प्रश्न आते हैं फिक्स, पक्का। फिर कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप, इस पर भी 2 प्रश्न, फिर इनमें से किसी पर एक आध प्रश्न आ जाता है। और इधर अगर बात करूं मैंने आपको उधर कहा था मूल्यांकन का, मनोविज्ञान में पक्का आता है, और यहां 2 नंबर का, तो मूल्यांकन रट लो, आपको 3 नंबर का काम मिलेगा मूल्यांकन में, ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, इनमें 1 या 2, और बाकी संचार प्रौद्योगिकी वाले में 1, यानी कि संकल्पना में प्रकृति और क्रियाकलाप और कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं और मूल्यांकन, इनमें से आपको 3 टॉपिक में से 6 प्रश्न मिल जाएंगे। अब देख लो, इस तरह से आपको इसकी योजना बनानी है। बहुत सारे बच्चे तो जब मैं इस पे आया उनको ये लगा कि अब ये क्या बता रहे हैं। देखो, एक योजना अगर आपके पास नहीं है ना, तो रणनीति युद्ध क्षेत्र वाली नीति है, युद्ध में जा रहे हो, अस्त व्यस्त बिखरी हुई चीजें जो है ना आपकी, कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें। अच्छा, ये दोनों नंबर है मेरे भाई, अच्छे है ना, 97,990 54 186 63 77 13 15 09। चलो कोई बात नहीं। बाल विकास वाले में मैंने आपको बता दिए, जैसे ये दिया हुआ है, वो जो मैं कह रहा था ना, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, वो है ना डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है भाई, और डिसग्राफिया, और एक गणित वाला था, कैलकुलेटर नाम से ही आता है उसका, तो कैलकुलेटर जिसमें है तो वो गणित वाला हो गया। लिखने का काम किस में करना है, ग्राफ में। आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, उसको देख देख के आपने लिखना है, तो लेखन संबंधी विकार ग्राफिया। और डिसलेक्सिया, लक्स वाली जो साबन है, लक्स जो है ना, ये पढ़ने वाला विकार है भाई। मान लो उसको ऐसे लिखा है LUX, तो बच्चा इसको लुक्स पढ़ रहा है, मतलब पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो क्योंकि नाम ही ऐसा है, फ्यूचर की फटूरे, नेचर की नटूरे, तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो लेक्सिया वाला पठन है, ग्राफ वाला लेखन है, और कैलकुलेटर वाला जिसमें कैलुलिया नाम आता है वो गणित से संबंधित विकार है। और फिर इन तीनों का मिला जुला डिस्प्रैक्सिया वाला हम देखते हैं, तो वो। और ये जो इकाइयां दी हुई है, राष्ट्रीय 2005 वाली व्यू रचना, 2009 का एक्ट है, मापन मूल्यांकन हो गया, इन पे प्रश्न जो है ना आते हैं। अब ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका, ये शिक्षा नीति, ये डेटा आपको मैं करवाऊंगा, समय लगेगा। इसको राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं देख के कहीं करंट अफेयर मत पढ़ने लग जाना, मेरे जैसा जो करंट पढ़ाता होगा वो दुकानदारी चला लेगा।
अब इसको क्या है, इसमें जो बाल कल्याण के लिए योजनाएं हैं सिर्फ वही पढ़नी है, शिक्षा से संबंधित, बाकी नहीं पढ़नी। तो अब बातें आप दोबारा रिपीट करके समय आपका नहीं लूंगा। इस तहत आपको जो है तैयार करना है मटेरियल। क्लासें लेवल 1 और 2 में जिनके पास पंजाबी है, अपनी पंजाबी की बुक में पिछली बार 30 में से 29 प्रश्न आए थे, और इस बार 30 में से 30 का टारगेट रखा है। ऐप पर अगर कोर्स लेना हो, एसएस एजुकेशन ऐप है, एसएस एजुकेशन, EDUCATION, एसएस एजुकेशन ऐप है, और इस ऐप पर 299 में आपको पूरा कोर्स, नए टॉपिक भी सर अभी करवा देंगे, और वो आपको 299 में कोर्स मिल जाएगा इस ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। टेलीग्राम पर जो भी मैं मटेरियल सिर्फ रीड के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं हिस्ट्री का हूं, कभी भी ज्ञान नहीं बांटता फालतू में, जो मूल किताब में है सिर्फ वही पढ़ाता हूं, उतना उतना मैटर, ठीक है। तो वो सिर्फ रीट पर मेरा काम हो रहा है, तो रीट वाले बच्चे जरूर जुड़े, फ्री में नोट्स मिल रहे हैं, संतवीर सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साइको वाली में। धन्यवाद, जय हिंद।